ओके, जो हमने पिछला पढ़ा था उसमें कोई सवाल आता आपके जहन में हो तो? ओके जी, तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट कर दें। हाँ, हल्के फुल्के सवालात आपसे रिवीजन के लिए मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा चलें, अली से आगाज़ करते हैं। जी अली, ये बताइए कि आर पाई क्या चीज़ है? ओके गुड, शाबाश शाबाश। ओके, फायजा से पूछते हैं। हाँ जी फायजा, आर नॉट क्या चीज़ है? फायजा भी अवेलेबल नहीं है। फिजा से पूछते हैं। जी सर स्मॉल स्केल के ऊपर जो गेन होती थी आर नॉट, वो अच्छा स्मॉल, ओके तो ठीक है जी। फिजा से पूछ लेते हैं। जी बताइए कि जीएम क्या चीज़ है? अच्छा मेरा ख्याल है फिजा भी अवेलेबल नहीं है। नूर से पूछते हैं। जी जीएम क्या चीज़? सर स्मॉल सिग्नल पैरामीटर होता है जीएम, वो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस। ठीक, ओके ओके, अच्छा जी। चलिए, तो ये हमने कुछ पिछली दफ़ा स्मॉल सिग्नल से मुतल्लिक कुछ बातचीत की थी, इसको आज फिर डिस्कस कर लेंगे। और वो बच्चे जो ये समझ रहे हैं कि उन्हें भूला हुआ पिछला, उनके लिए मैं कुछ रिवीजन का आज फिर से जो है अरेंजमेंट करता हूँ। तो ये मैंने बीजेटी की शक्ल बनाई है और यहाँ पर मैं एक मॉसफेट की शक्ल बना रहा हूँ और जेफेट भी बना देता हूँ। जेफेट आजकल इतना इस्तेमाल तो नहीं होता, तो जेफेट की इससे मिलती जुलती शक्ल जो है अवेलेबल है। हम इन दो पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो सर ये बीजेटी जेफेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? जी ये किस बताता काम हूँ। के? जी बताता हूँ। तो जेफेट से मुराद है जंक्शन एफईटी, ठीक है। जेफेट से मुराद है जंक्शन एफईटी, और ये जो मॉस है, मॉसफेट से मुराद है मॉस एफईटी, ठीक है जी। तो ये दोनों हैं एफईटी। एफईटी का मतलब है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और कंस्ट्रक्शन वाइज जो है इनके, ये जो पिछले ये जो दो नाम हैं ये कंस्ट्रक्शन वाइज हैं। मॉस ये कंस्ट्रक्शन के एतबार से है मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर से मिलकर ये बनता है। ये जो है जंक्शन, ये इसकी जो फॉर्मेशन है वो जंक्शन की तरह, मैं आपको पहले शक्लें इन दोनों की बना के, बल्कि तीनों की ही बना के दिखा देता हूँ, बीजेटी वगैरह की भी।
तो बीजेटी के लिए मैं NPN BJT बनाने लगा। तो NPN BJT का मतलब ये है कि NPN टर्मिनल जैसे ऊपर थे वैसे ही मैं इसमें भी बना रहा हूँ। मॉसफेट की शक्ल बना के आपको दिखा देता हूँ। और JFET की शक्ल आपको बना के दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो पोलैरिटीज भी लिख लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर्स बनाए। ऊपर सिंबल थे, ये देख लीजिए, ऊपर सिंबल है, ये किताब में अवेलेबल है। नीचे मैंने उनके स्ट्रक्चर बना दिए। ये स्ट्रक्चर है, वैसे जो फिजिकल इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी फर्क होती है। MOS-FET और JFET। तो क्योंकि सबसे पहले आपकी दिलचस्पी JFET में है तो ये देख लेते हैं। JFET में पहले मैं आपको टर्मिनल्स के वही नाम जो आपको ऑलरेडी आते हैं लिख देता हूँ। कलेक्टर, एमिटर, बेस, गेट, ड्रेन, सोर्स, गेट, ड्रेन, सोर्स। ओके जी, तो सबसे पहली चीज़ जो अभी हम नोट कर रहे हैं वो ये है कि 3 टर्मिनल डिवाइसेस हैं ये। हालांकि ये जो डिस्क्रीट सर्किट्स हैं वो 3 टर्मिनल होते हैं, जो ICs में होते हैं ये सब 4 टर्मिनल डिवाइसेस होती हैं, इसलिए वो मैं आपको वजह उसकी बताऊंगा। तो फिलहाल हम 3 टर्मिनल्स पर ही तवज्जो देंगे। बेस, एमिटर, कलेक्टर, ये तो इससे आप फेमिलियर हैं। गेट, ड्रेन, सोर्स, इससे आप फेमिलियर हैं। और क्योंकि FET है, MOS-FET, उसमें भी वही टर्मिनल्स के नाम है, गेट, ड्रेन, सोर्स। और जंक्शन FET, ये भी FET है, इसमें भी वही नाम है, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। अब दोनों में सिंबल में भी फ़र्क नज़र आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि इसमें गेट और इसके दरमियान ये कुछ इंसुलेशन हुई है, ये वाला। तो मॉसफेट का दूसरा नाम इंसुलेटेड गेट मॉसफेट, इंसुलेटेड गेट FET भी है। अब जंक्शन FET में गेट इंसुलेटेड नहीं है,
बल्कि ये देखिए मैंने ये गेट बनाया, मैं इस पर भी नाम लिखने लगा हूँ टर्मिनल्स के। ये है गेट, ये गेट का दूसरा टर्मिनल है, ड्रेन और सोर्स। ओके, तो FET में ड्रेन और सोर्स के दरमियान कंडक्शन पाथ बनता है हमेशा। FET में ड्रेन और सोर्स के दरमियान, चाहे कोई भी FET हो, उसमें ड्रेन और सोर्स के दरमियान कंडक्शन का पाथ बनता है। उस पाथ का टेक्निकल नाम क्या है? चैनल। ठीक है, उसको चैनल कहते हैं। तो यहाँ पर सोर्स, गेट, ड्रेन, तो ये आप देख सकते हैं कि सोर्स और ड्रेन के दरमियान मैंने ग्रीन रंग का चैनल बना दिया। यहाँ पर JFET में, JFET में आप ये देख सकते हैं कि N टाइप जो है मटेरियल है सब का सब, जो ड्रेन और सोर्स के दरमियान है, और यही सारा चैनल है। ठीक है, ये सब का सब, ये सब चैनल है, करंट फ्लो करता है यहाँ। और अब इसमें मैंने P टाइप गेट इंसर्ट कर दिया है, तो ये जंक्शन बना लेता है, PN जंक्शन, जंक्शन बना दिया है इसमें। लिहाजा है ये FET, मगर इसमें जो गेट है वो जंक्शन बनाता है और चैनल से आइसोलेटेड नहीं होता। आइसोलेटेड को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ज़बान में इंसुलेशन कहते हैं, इंसुलेटेड गेट। तो अब मैं यहाँ पर मॉसफेट का फ़र्क अब आपको बताने लगा। मॉसफेट के गेट और चैनल के दरमियान में ऑक्साइड लेयर होती है, तो ऑक्साइड लेयर है। आपने अभी आइसोलेटेड वाला पार्ट बताया, वो काइंडली रिपीट करते हैं। जी अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आइसोलेटेड से इंग्लिश में तो हम समझते हैं कि वो दो चीज़ें जो एक दूसरे से फिज़िकली अलहदा हों, उन्हें आइसोलेटेड चीज़ कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम इसको इंसुलेशन के ज़रिए आइसोलेट करते हैं, तो लिहाजा इंसुलेटेड गेट भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नाम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आइसोलेटेड गेट या इंसुलेटेड गेट जो है, ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। इंसुलेटेड गेट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टर्म है, और मैं आइसोलेशन एक्सप्लेन कर रहा था और ये बता रहा था कि जंक्शन FET में गेट और चैनल आपस में आइसोलेटेड नहीं है, उनके दरमियान कोई इंसुलेशन लेयर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब, ये जो है ये गेट है, गेट, और ये सब्ज रंग का जो है ये चैनल है। तो गेट और चैनल के दरमियान एक ऑक्साइड लेयर है। तो जब पहले पहले बना है मॉसफेट, तो उसमें गेट मेटल का होता था, तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट मेटल का था, दरमियान में थी ऑक्साइड लेयर, नीचे सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है जिसे S कहते हैं, इसलिए आप ये नाम देख रहे हैं MOS, मॉस, MOS, मॉस। ठीक है, तो इसलिए ये मॉस है, ये स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ये मॉस है। और प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वो भी इंशाल्लाह सीख लेते हैं, वो फील्ड इफेक्ट है। ठीक है, और ये डिवाइस कैसी है? ये ट्रांजिस्टर डिवाइस है। ठीक है, तो ये पूरा नाम के मैंने अब आपको मतलब समझा दिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। जंक्शन FET और मॉसफेट्स जो है, जंक्शन FET पहले काफ़ी इस्तेमाल होते थे 80s और अर्ली 90s में, मगर जो
VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वहाँ पर अब मॉसफेट्स इस्तेमाल होते हैं। और जो CMOS टेक्नोलॉजी का आपने शायद नाम सुना है, CMOS टेक्नोलॉजी, तो वो सब की सब मेटल ऑक्साइड बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये बेहतर इनपुट इम्पीडेंस, हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस ये ऑफ़र करते हैं। और आपके पास जितनी भी डिवाइसेस हैं वो ये मॉस स्ट्रक्चर की इस वक्त बनी हुई हैं। ये जी कुछ तारुफ है इनके स्ट्रक्चर के एतबार से, टर्मिनल्स के एतबार से। BJT का आपको ऑलरेडी पता है, चैप्टर 4 जो हमने रिवीजन के लिए आगाज़ किया था उसमें इसी का ही तारुफ था। अब इसमें टर्मिनल क्यों कहती है ना, मैं BJT की तरफ आ रहा हूँ बेटा। मॉस के मुतालिक इंशाल्लाह वक्फे से रेफ़र करते रहेंगे मॉस के मुतालिक। और JFET के मुतालिक कोई और सवाल तो नहीं? चलें तो BJT की तरफ चलते हैं और BJT को थोड़ा सा जूम भी करेंगे। और इधर एक फिगर में थोड़ा सा लार्ज साइज का फिगर बना देता हूँ। वैसे तो किताब में भी फिगर दिए हुए हैं, लेकिन ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा जूम इन करके बना रहा हूँ ताकि हम कुछ बातें BJT के मुतालिक जान सकें। ऐसा यहाँ पर मैं इसको एनहेंस कर देता हूँ। ओके जी, तो टर्मिनल अब अटैच कर देते हैं। अब ये मैंने बनाया है जी NPN, समझाने के लिए NPN बना दिए। तो ये सब मटेरियल है N, ये कलेक्टर है तो कलेक्टर N टाइप है। ये भी है N, तो एमिटर N टाइप है। ये है P, तो बेस जो है वो P टाइप है। ये ऐसे है सिलसिला। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन किसी को आता हो इसका, BJT का, ये मैंने BJT बनाया है जी। किसी को आता हो? सही है वो बेहतर है। तो ये है उसकी बाइसिंग कैसे करनी है, ठीक है। जो अभी अली ने बताया वो है बाइसिंग के मुतालिक। कोई इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बताएगा? हसन से पूछते हैं जी। हसन मौजूद? Sir, electrons and holes contribute to the flow of electrons. BJT. हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, हसन खालिद साहब अभी मौजूद नहीं है, ठीक। चलो हंजला से पूछते हैं, हंजला है अभी जी। हंजला नदीम है, इनसे पूछ लेते हैं। यस सर। अच्छा बेटे, को याद है आपको कि BJT कैसे काम करता था? सर इसके अंदर वो मुझे थोड़ा बहुत याद है कि हमारे पास डिप्लीशन रीजन होता था, और हाँ अगर हम किसी को भी मतलब इसको फॉरवर्ड बाइस में लगाएंगे तो जब तक डिप्लीशन रीजन खत्म नहीं होगा तब तक हमारे पास ये वर्किंग में नहीं आएगा। अच्छा तो इस तरह ठीक, ओके ठीक है जी। सिलिकॉन के लिए 0.7 था और जर्मेनियम के लिए 0.3। ठीक, ओके, चले गुड, ठीक है जी। कुछ ना कुछ जो है वो हमें याद आ रहा है। चलें जी, और साथियों से, क्लास फेलो से आपके पूछते हैं, दावत देते हैं। आबिद साहब से पूछते हैं, मोहम्मद हमाद आबिद साहब से। हमाद आबिद हैं? अच्छा चलें, अभी कहीं मसरूफ़ हैं हमाद आबिद साहब। नाशिद आए हैं, नाशिद आप मौजूद हैं?
चलिए, नाशिद ने काफ़ी शौक से रजिस्टर तो कराया अभी, लेकिन मौजूद नहीं है। अच्छा सर जी, बेस के ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फिर बेस करंट फ्लो करता है। शाबाश 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 शाबाश, ठीक, ओके ओके। अच्छा जी, और अरमगान साहब से पूछते हैं, मौजूद है अरमगान? यस सर। अच्छा, तो अरमगान साहब, कोई याद है आपको कि बीजेटी किस तरह काम करता था? सर बस इतना है कि बेस पर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो अभी लैब में पढ़ा था, एज एन एम्पलीफायर एक्ट करता है, और वो जो कलेक्टर को जो हमने अप्लाई किया होता है सिग्नल, उसको नहीं, जो बेस को एम्पलीफाई कर अप्लाई करते सिग्नल सर, उसको एम्पलीफाई कर देता है, वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है। ठीक है, ओके। चलें, तो सर इसमें बेस इमीटर जो होता है उसको फॉरवर्ड बायस रखते हैं, फिर बेस से जो है वो होल्स निकलते हैं और वो जाते हैं इमीटर की तरफ, फिर इमीटर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो जाते हैं वापस बेस की तरफ, कुछ रिकम्बाइन हो जाते हैं, बाकी जो होते हैं वो कलेक्टर की तरफ जाते हैं, और कलेक्टर जो होता है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेता है, तो इस तरह फ्लो ऑफ करंट बनता है और करंट मूव करना स्टार्ट कर देता है। शाबाश शाबाश, चलो जी, एक अच्छा जवाब, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आ गया जी, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, चलें, तो अब इसी जवाब को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। अब बेस एमिटर जंक्शन का आप सबको मालूम ही है कि जंक्शन अब इसमें दो नज़र आ रहे हैं, ये हम ये देख सकते हैं, एक बेस और एमिटर के दरमियान पीएन जंक्शन है, एक बेस और कलेक्टर के दरमियान पीएन जंक्शन है। तो जब भी जंक्शन बनेगा तो जनाब एक हल्की फुल्की सी जो है डिप्लीशन लेयर आएगी, और अगर फॉरवर्ड बायस होगा ये डिप्लीशन लेयर जो है वो अपनी विड्थ में खासी कम होगी, बहुत बारीक होगी, और अगर रिवर्स बायस होगा तो फिर डिप्लीशन लेयर जो है वो उसकी विड्थ जो है वो खासी ज़्यादा होगी। तो ये, तो अब उसूल क्या था? आपने कहा कि जी बेस एमिटर जंक्शन जो है उसे बेस एमिटर जंक्शन, BAG से मुराद है बेस एमिटर जंक्शन, इसको क्या करेंगे? FB फॉरवर्ड बायस, ठीक है जी। दूसरा है बेस और कलेक्टर के दरमियान PN जंक्शन, इसे बेस कलेक्टर जंक्शन कहेंगे, इसको क्या करेंगे? रिवर्स बायस। अच्छा जी, तो इन बातों का क्या मतलब हुआ? इन बातों का मतलब ये हुआ कि अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो मैं बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज दे देता हूँ और एमिटर पर नेगेटिव वोल्टेज दे देता हूँ, ये बात ये हुई। तो P के साथ पॉजिटिव और N के साथ ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का अटैच कर दिया, तो ये एक सूरत हाल हो गई कि ये बेस एमिटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है इस तरीके से। जो बेस कलेक्टर जंक्शन है इसको अगर हम चाहें कि ये रिवर्स बायस हो, तो अब मैं आपके साथ एक हल्की सी डिफरेंट चीज़ यहाँ अब आपके साथ डिस्कशन करने लगा हूँ। ये जो मैंने फॉरवर्ड बायस किया है वो VBB से किया हुआ है। आप ये भी देखें कि ये मैंने बजाय इसके कि मैं यहाँ पर कुछ वोल्टेज देता, आप प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा 1 मिनट के लिए। जी, तो रिज्यूम करते हैं। स्क्रीन देख पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। राइट, अच्छा जी, तो हम ये देख रहे थे कि BJT का स्ट्रक्चर कैसा है, और उस स्ट्रक्चर पर जब हम कुछ बाइसिंग अप्लाई करते हैं
तो फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या बनता है? हमने कहा कि बीजेटी को अगर बतौर एम्पलीफायर चलाना हो तो हम बेस एमिटर जंक्शन को कर देंगे फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन को कर देंगे रिवर्स बायस। तो ये मैंने आपके सामने बेस एमिटर जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया था, पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव सप्लाई लगाई थी। फिर मैंने कहा आपसे कि बेस कलेक्टर जंक्शन को हम रिवर्स बायस कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि मैं बेस और कलेक्टर के दरमियान कुछ इस तरह से सप्लाई लगाता, मैंने ये नहीं किया। ठीक है, तो ये अभी आपको बताता हूँ कि अभी हमने जो कुछ अरेंजमेंट की है इसकी बजाय, यानी ये जो है इसकी बजाय हमने ये अरेंजमेंट की है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट अब हम सीखते हैं, ये अरेंजमेंट क्या है। राइट जी, तो ये अरेंजमेंट है ये मैंने VCC लगाया, तो ये VCC जो है इसने यहाँ पर कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस कर दिया है VC, और यहाँ पर कुछ वोल्टेज है VB, और नीचे एमीटर पर कुछ वोल्टेज है VE। मैं एमीटर को अब ग्राउंड करने लगा हूँ। ठीक है, मैंने एमीटर को ग्राउंड कर दिया है। तो तब हम देखते हैं कि इस अरेंजमेंट के साथ, ये वाली अरेंजमेंट VCC वाली अरेंजमेंट के साथ मैंने कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायस कैसे कर दिया। अब हम कलेक्टर और बेस का जायजा लेते हैं। कलेक्टर पर वोल्टेज है VC, बेस पे वोल्टेज है VB। ठीक, तो अगर VB VC से कम हो, गौर कीजिए, अगर VB VC से कम हो तो P पे कम वोल्टेज है और कलेक्टर वाले N पे ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। रिपीट कर दें। अच्छी जी, अच्छा। बेस पर वोल्टेज है VB और कलेक्टर पे वोल्टेज है VC। बेस है P टाइप, कलेक्टर है N टाइप। तो अगर P पर, यानी VB, जो P पर वोल्टेज है VB ये कम हो, N पर जो वोल्टेज है VC ये ज़्यादा हो, तो ये जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक है, तो आगे यही चीज़ जो है ये चलती रहेगी। आपने VB जो है इसको लेस रखना है VC से, तो आप जो है ये कंडीशन हासिल कर सकेंगे। ये कंडीशन आप हासिल कर सकेंगे, यानी बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाता है तो अब हम देखते हैं कि इंटरनली क्या हो रहा है। जल्दी से बता देता हूँ, फिज़िक्स में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हजरात जो है मेरी सजेशन के मुताबिक ये पढ़ते चैप्टर, तो आपको एक एक चीज़ जो है इसके बारे में क्लियर हो जाती। अब क्योंकि बदकिस्मती से आपने नहीं पढ़ा, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ आपको चीज़ समझ में आ जाए। जो सजेशन दी जाती है वो आपके फ़ायदे के लिए दी जाती है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, उस सजेशन को आप सुने या ना सुने, आपका फ़ायदा। आपसे मैंने पहले भी बयान किया था, दो सूरतों में नज़र आएगा। एक है कि कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाई के साथ आपके बनेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिसका दूसरा नाम है लर्निंग। तो जब आप कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं तो वो
आपके नॉलेज डेटाबेस का हिस्सा बन जाती है। नॉलेज डेटाबेस का हिस्सा बन जाती है और अब आप कहीं भी जो है इस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका हो चुका है, क्योंकि अब आपकी डेटाबेस में आ गया। तो पहला फ़ायदा तो ये था। दूसरा फ़ायदा ये था कि जब भी किसी भी तरह से इवैल्यूएशन की जाती है, इवैल्यूएशन की जाती है। इवैल्यूएशन आपको पता है कि हमारे 4 या 5 मशहूर कंपोनेंट्स हैं इवैल्यूएशन के। थ्योरी में हमारे पास असाइनमेंट्स हैं और क्विजेज हैं, मिड्स हैं और एंड हैं। तो जब भी इवैल्यूएशन की जाती है तो ये नॉलेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिला झिझक, और ये आपको इवैल्यूएशन में मदद देता है। इवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट है वो आपके जीपीए की CGPA या SGPA की शक्ल में ज़ाहिर होता है। तो आप में से जो हजरात GPA पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए भी वो जो सजेशंस हैं फ़ायदा मंद हैं। जो हजरात लर्निंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं CGPA के साथ साथ, उनके लिए भी फ़ायदा मंद है। अच्छा, जब उन सजेशंस पे अमल नहीं हो, क्योंकि ये सजेशंस काफ़ी अरसे के एक्सपीरियंस से बहुत से स्टूडेंट्स की जो लाइफ जर्नी है लर्निंग की, उसको देखते हुए आपको सजेशन दी जाती है कि आपसे पहले फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स से एक चीज़ जारी है या 40 ईयर्स से जारी है, तो उसमें यही हिस्ट्री बता रही है कि अगर इस तरह पढ़ाई की जाएगी तो इसमें ये दोनों चीज़ें हासिल हो जाती हैं। तो एनीवेज अगर सजेशंस पे अमल हो जाए तो आप ही का फ़ायदा, नहीं हो तो नुकसान भी आप ही का है। एक जो इन दोनों चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो हमें दिखाई देगी सजेशंस पे अमल ना करने की सूरत, वो क्या है? वो ये है कि आप जब भी लेक्चर में आएंगे तो जब पुरानी चीज़ को रेफ़र किया जाएगा कि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, तो क्योंकि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए उसको रिकॉल करना मुश्किल होगा और आपको लेक्चर निस्बतन मुश्किल लगेगा, जबकि आपके वो क्लास फेलोज़ जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए वो लेक्चर जो है वो खासा आसान होगा। तो ये जस्ट सजेशंस के मुतालिक बातचीत थी। मैंने सजेस्ट किया था कि आप हजरात जो हैं वो चैप्टर पढ़ें, तो वो इसीलिए था कि आपके लिए कंफर्ट जोन हो जाए ये पढ़ाई। नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि ठीक है आपके लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखता कंफर्ट जोन पढ़ाई में, तो इवन देन भी वो आपकी चॉइस है, जिस तरह भी आप वो करना चाहें। आपकी आसानी के लिए मैं सजेशंस देता रहूँगा, आपकी चॉइस है कि आप उन्हें अडॉप्ट करें या ना करें। तो हम इसका ऑपरेशन सीखना चाहते हैं। बेस एमिटर जंक्शन हमने फॉरवर्ड बायस किया है, तो कुछ चार्ज कैरियर्स होते हैं एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में होल्स हैं चार्ज कैरियर्स। तो करंट जो है वो इन्हीं चार्ज कैरियर से मिलकर बनता है। तो अब जो बेस करंट है, जब ये फॉरवर्ड बायस होंगे पी एन जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन, तो यहाँ पे कुछ बेस करंट फ्लो करेगा और ये तो एक पार्ट है। तो अब मैंने VB अप्लाई किया है, मगर ये VB जो है ये विद रेफरेंस टू एमिटर है, तो मैं इसको VBE लिखता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये VBE ये बेस और एमिटर के दरमियान है।
तो VBE की मदद से मैं क्या करता हूँ, चार्जेस को फ्लो करवाता हूँ जो करंट की शक्ल में जाहिर होते हैं। इस करंट को IB का नाम दिया जाता है। तो ये एक करंट हो गया ट्रांजिस्टर में। तो ट्रांजिस्टर में ये एक करंट है, मगर टर्मिनल 3 है तो ट्रांजिस्टर में करंट्स भी 3 फ्लो कर रहे हैं। वो मैं अब यहाँ पर लिखने लगा हूँ कौन कौन से करंट्स हैं। एक बेस टर्मिनल है, इसमें IB फ्लो करता है। कलेक्टर टर्मिनल में IC फ्लो करता है। एमिटर टर्मिनल में IE फ्लो करता है। IB के मुतालिक हमने बातचीत की कि ये कैसे फ्लो कर रहा है। अब हम बातचीत करते हैं IE के मुतालिक। तो IB पार्ट है IE का, यानी टोटल जो चीज़ है वो यहाँ से चल रही है, यहाँ से इनिशिएट हो रही है। एमिटर करंट जो है ये जन्म देता है IB को, ठीक है जी। और IE का एक पार्ट है बेस करंट और IE का दूसरा पार्ट है कलेक्टर करंट। तो कुछ करंट जो है, कुछ करंट बेस की जानिब और बाकी करंट जो है, यानी बाकी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कलेक्टर की जानिब जा रहे हैं। तो IE के दो पार्ट्स हैं, बेस और कलेक्टर। अब हम देखते हैं कि ये क्या सिलसिला होता है। एमिटर का काम है, एमिटर खासा हैविली डोप्ड रीजन है। ये अगर एन टाइप है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जुड़ा हुआ है बेस के साथ, और बेस एमिटर जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेस में चले जाएंगे। वहाँ पर जाकर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो सूरतें होती हैं। एक तो ये कि ये जहाँ यहाँ पहुँच जाएं और रिकम्बाइन हो जाएं। जब ये रिकम्बाइन हो जाते हैं तो ये बैटरी का टर्मिनल इन्हें खींच लेता है और ये बेस करंट की सूरत बनाते हैं। जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिकम्बाइन नहीं हुए, उनके ऊपर एक बहुत हाई फील्ड रिवर्स बायस की सूरत में मौजूद है। ये इन्हें यहाँ से स्वीप कर लेती है बेस से ये सब जो हैं ये कलेक्टर में चले जाते हैं। तो इससे कलेक्टर करंट बन जाता है। तो एमीटर करंट के दोनों पार्ट्स मैंने आपको बताए, IB और IC। ठीक है, ये मैं इसलिए सारी बातें दोहरा रहा हूँ कि अब आपको आइंदा से ये चीज़ें डिस्टर्ब ना करें कि IB क्या है, IC क्या है। उसूल ये है कि लार्जेस्ट करंट इसमें एमीटर करंट ही है, क्योंकि ये IB और IC की बेस बन रहा है, बुनियाद बन रहा है। IB और IC इन दोनों में बड़ा कौन है ज़्यादा तादाद में, यानी इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो वो IC का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और होना चाहिए। जब मैं इन दोनों की रेशो लेता हूँ तो इसको बीटा कहते हैं। तो IB एक बहुत छोटा पार्ट है IE का दोबारा से, और IC एक बहुत बड़ा पार्ट है IE का। तो बुक में तो उसने काफ़ी मुश्किल तरीके से बताया, ये मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीन लफ्ज़ों में ये मैंने आपको चीज़ें बताई। ये कितना बड़ा है एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में, कितने बड़ा है। जब बीटा जो है ये डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर्स में अक्सर 50 से बड़ा है और 250-300 तक इसकी वैल्यू है। इसका मतलब है कि बाज़ केसेस में IC इज़ 250 टाइम्स लार्जर देन IB। तो ये जो रेशो है ये बीटा ये चीज़ है। सिमिलरली IC और IE, हमने कहा कि IE के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, बेस और कलेक्टर करंट। तो अगर मैं IC की रेशो IE से लूँ तो ये अराउंड 1, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ अगर बेहतर तौर पर लिखूँ, अराउंड 1, वैसे ये लेस देन 1 होती है अमूमी तौर पर। तो
कितनी लेस, ये इसकी वैल्यू, इस रेशो की वैल्यू, अब इस रेशो को एक नाम देने लगा हूँ, इस रेशो का नाम है अल्फ़ा। तो ये जो अल्फ़ा है ये अमूमी तौर पे लेस देन 1 है, मगर क्या लेस देन 1 का क्या मतलब है? अराउंड 0.99। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर एमिटर ने, आसानी के लिए बता रहा हूँ, एमिटर ने 100 चार्ज कैरियर्स एमिट किए, तो बेस में जाकर जिन्होंने बेस करंट बनाया वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और बाकी 99 जो है वो कलेक्टर ने स्वीप करके उनका करंट बना दिया आईसी। तो ये मैंने इसलिए कहा कि ये अंदाज़न 0.99, ये इस बात का मतलब है। तो अब हम ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं बीजेटी एज एन एम्पलीफायर के समझने के लिए, बीजेटी एज एन एम्पलीफायर। तो फिर हमने उस हवाले से पढ़ा कि बीजेटी को बायस जब करते हैं तो कैसे बायस करते हैं, ये मैंने अभी आपको सिखा दिया। जब बायस कर देते हैं तो क्या होता है, और करंट्स की क्या रेशोज हैं, ये सारी चीज़ें आपको आ गई। तो ये बायसिंग के मुतालिक था, यही फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है। सर बाइसिंग पॉइंट फिक्स कैसे करते हैं? अच्छा जी, ये भी अभी आपको बता देते हैं। बायसिंग पॉइंट, अब ये आपके सामने, हमने अगर कांस्टेंट सप्लाई लगा दी है, कांस्टेंट सप्लाई, ये आप देख रहे हैं डीसी वोल्टेज है, कांस्टेंट सप्लाई लगाई हुई है, और ये आप देख रहे हैं वीसीसी कांस्टेंट होगी इसलिए कि डीसी आपने वोल्टेज लगाया हुआ। तो अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हम यही तसव्वुर कर रहे हैं कि ये तमाम वोल्टेजेस वीबी, वीसी, ये कांस्टेंट रहेंगे। अगर ये कांस्टेंट रहेंगे तो हमारे पास जो करंट्स हैं आईबी और आईसी, ये भी कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है सर। सर कल आपने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में पूछा था कि हाँ अगर हमने 1 मिली एम्पेयर पे बाइस करना हो किसी, जी 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 जी, वो कैसे कोई पॉइंट फिक्स हाँ, करेंगे? हाँ वो अभी सीख लेते हैं जी, अभी सीखते हैं। तो ये जो वो बाइसिंग का अभी आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में तरीका बता देता हूँ। अब ये जो मैंने आपसे बातें की हैं, इनसे मुतल्लिक अगर कोई मुश्किल बात है तो आप पूछ लीजिए। तो ये सब हाँ, तो ये सब रिवीजन है। अगर किसी बच्चे को कोई बात ना आए तो वह पूछ सकता है जब भी चाहे, अभी पूछ लें, बेशक बाद में पूछ लें, कोई बात नहीं। ओके, तो ये बाइसिंग हो रही है। अब हमने कहा कि बाइसिंग के लिए बीजेटी का मुझे फिजिक्स मालूम होनी चाहिए, और उसका मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल मुझे मालूम होना चाहिए। तो सर काइंडली एक चीज रिपीट कर दें। अब बोले बेटे, बोले। सर ये जो आपने बेस कलेक्टर को ये डायरेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट किया, ये आपने बात बताई है लेकिन सही समझ नहीं हाँ है। हाँ 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 जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि हम बेस और कलेक्टर के दरमियान में कोई डायरेक्ट सप्लाई नहीं लगाते, ये मैं आपसे कह रहा था। मैं ये कह जी रहा था सर। कि हम ये करते हैं कि बेस का जो वोल्टेज प्रोवाइड करना है, यानी वीबीबी, और कलेक्टर को जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वीसीसी, अब इनकी मदद से हम वीबी बनाते हैं इन डीसी सप्लाईज की मदद से, और वीसीसी की मदद से हम वीसी बनाते हैं, और हम ये सप्लाईज की वैल्यू ऐसी रखते हैं कि वीबी हमेशा वीसी से कम रहे एनपीएन ट्रांजिस्टर में। अगर ऐसा होगा तो पी के ऊपर वोल्टेज कम होगा, यानी बेस जो है पी टाइप है उस पर वोल्टेज कम होगा, एन कलेक्टर एन टाइप है इस पे वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो ये जो पी एन जंक्शन है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है बेटे, समझ आ गई ये बात? यस सर, ठीक जी। आगे चलें जी। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि अब ये मालूम होना चाहिए कि ये ट्रांजिस्टर जो है
इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है, तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था, वो मैं दोबारा यहाँ लिखने लगा हूँ। ट्रांजिस्टर का मैथमेटिकल मॉडल जो है वो है IC इज इक्वल टू IS, ये BJT का e रेज टू पावर VBE ओवर VT। तो ये वो मैथमेटिकल मॉडल है जिसका नाम शॉकलीज इक्वेशन भी है। तो ये इक्वेशन ट्रांजिस्टर का एक मैथमेटिकल मॉडल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन का बताती है कि कैसे कलेक्टर करंट जो है वो बेस एमिटर वोल्टेज पर डिपेंड करता है। अच्छा, मैं क्यू पॉइंट के मुतालिक भी आपको बताता हूँ, यानी बायस जो है वो कैसे करना है और बायस को फिक्स कैसे करना है। बायस, तो बायस से मुराद हमारे पास कुछ चीज़ों को फिक्स करना होगा। वो आप देखेंगे कि बाद में दो ये मुख्तलिफ किताबें मैंने आपके सामने खोली हुई हैं, मैं कुछ फ्लॉयड में खोल के आपको दिखाता हूँ। ये किताब शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी, हम इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, तो जस्ट आपको मैं इसका तारुफ जो है वो करवा देता हूँ। तो हम DC बायसिंग, ये सवाल आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे फिक्स करते हैं, ये सारी चीज़ तो मैं आपको हल्का हल्का यहाँ से, ये आपके सामने एक सर्किट स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें अब आप सिंबल पहचान सकते हैं, ये BJT है। वही वैल्यूज़ वोल्टेजेस की VBB जो भी आपसे मैंने बात की, VCC अपनी जगह ये मौजूद है। इन वोल्टेजेस की मौजूदगी में हो सकता है कि एक्सेसिव करंट फ्लो करे। एक्सेसिव करंट को फ्लो करने से रोकने के लिए हमने रेजिस्टर्स लगा दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने बेस और इस वोल्टेज सप्लाई के दरमियान एक रेजिस्टेंस लगाया है। सिमिलरली कलेक्टर और इस वोल्टेज सप्लाई के दरमियान हमने एक और रेजिस्टर लगाया हुआ है। अब यहाँ से होगा क्या, तो यहाँ से अब दो बातें होंगी, तो उनको मैं अब आगे आने वाली स्लाइड में यहाँ बयान करता हूँ। बायस क्या चीज़ है, DC बायस। DC बायस, तो अब ये जो इक्वेशन है जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सबसे अहम इक्वेशन है, बार बार आप इसी की तरफ रेफर करेंगे, शॉकलीज इक्वेशन। यही मैथमेटिकल मॉडल है जो गवर्न करता है कि BJT कैसे चलेगा। ये क्या बता रहा है, ये मुझे दो बातें बताता है। एक मुझे ये बताता है कि VBE के चेंज करने से मेरे पास IC कैसे चेंज होता है, और IB जो है वो होता है IC डिवाइडेड बाय बीटा। ये हमने ऊपर पढ़ा, ये देखिएगा, ये देखिए IB अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं और B को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो IB इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय बीटा। तो ये दोनों जो हैं ये एक्सपोनेंशियली चेंज होते हैं, IC और IB। तो ये इक्वेशन मुझे बता रही है कि IC जो है ये एक्सपोनेंशियली चेंज होता है VBE के बदलने से। VBE के बदलने से एक्सपोनेंशियल चेंज आती है IC में, वो ये बात है। तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं VBE की मैंने कोई वैल्यू फिक्स कर ली, बेस एमिटर जंक्शन की मैंने कोई वैल्यू फिक्स कर ली, तो अब उसकी वजह से मेरे पास IC जो है फिक्स हो जाता है। सिमिलरली अभी हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी देखे हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं
आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान। तो ये शक्ल हमने पहले भी देखी थी। तो अब अगर मैं कोई भी आईसी में फिक्स कर देता हूँ, आईसी की मैं कोई वैल्यू फिक्स कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, तो जब मैंने आईसी की वैल्यू फिक्स की तो मुझे उसके ऊपर एक ख़ास वोल्टेज मिलेगा कलेक्टर टू एमीटर पर। ठीक है जी, वो ये वोल्टेज होगा। तो ये मैंने इनपुट को भी मैंने क्यू पॉइंट एक इस्टेब्लिश कर दिया, बायस पॉइंट, और यहां पर भी मैंने एक क्यू पॉइंट इस्टेब्लिश कर दिया है, क्यू पॉइंट। तो 4 सेट ऑफ वैल्यूज मैं इस्टेब्लिश करता हूं। अब मैं यहां पे लिखने लगा हूं। एक सेट है इनपुट साइड पर, मैं आई बी और VBE ये मैं इनपुट साइड के ऊपर सेट कर देता हूं। आउटपुट साइड पर मैं IC और VCE ये सेट कर देता हूं। अब ज़रा गौर से देखिए, इनपुट अगर बेस है तो ये इनपुट करंट है, ये इनपुट वोल्टेज है। मैंने इनपुट साइड के ऊपर ये वैल्यू सेट की है, DC करंट, DC वोल्टेज। दूसरी बात, आउटपुट अगर कलेक्टर है तो ये करंट है कलेक्टर IC, और ये VCE ये आउटपुट वोल्टेज है। तो ये दोनों DC वैल्यूज मैंने सेट कर दी हैं। इसी को कहते हैं DC बायस सेट करना। तो अब ये सर्किट मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से। ये अब आप इसको देख सकते हैं कि VBB और RB इन दोनों की मदद से आप VBE इसको आप सेट कर सकते हैं। ये इनपुट साइड पे DC बायस हो जाएगी। VBE पर ही डिपेंड करता है IC। जब आप IC सेट कर देंगे तो अब हम यहाँ पर KVL लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे KVL लिखते हैं तो मैं इसको आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर KVL लिखते हैं आउटपुट साइड पर, तो ये मैं करंट ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, और मैं वैल्यू लिखने लगा हूँ VC की। तो VC मैं मेजर करूँगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मेरे पास जो ग्राउंड है वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त एमिटर मेरा ये ग्राउंड हुआ हुआ। तो ये मैंने एमिटर ग्राउंड किया, इसलिए मैं इस VC को क्या लिख सकता हूँ, VCE। ये आप देख रहे हैं एमिटर मेरा ग्राउंडेड है। तो मैं अब KVL लिखने लगा हूँ। KVL क्या कहता है, KVL कहता है जी कि VCE किसके बराबर होगा, इस VCC में से आप ये वाला ड्रॉप माइनस कर देंगे जो IC के गुजरने से RC में वोल्टेज ड्रॉप जो पैदा होता है। जब आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू VCE की आ जाएगी। तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि IC की मदद से आपने, ये देखिए IC की मदद से आपने VCE की वैल्यू सेट कर ली। तो ये आउटपुट साइड पे भी आपने बायस कर दिया। तो ये तो कुछ बातें हो गई बायस की। अब फाइनल एक रिमार्क मैं देने लगा हूं, वो ये है कि अगर आपको IS की वैल्यू पता हो,
आपको आईसी की वैल्यू पता हो। तो वीटी आपको मालूम है तो आप वीबीई को सिर्फ कंट्रोल आप करेंगे। अगर आप वीबीई को सिर्फ कंट्रोल कर लें तो आपको आईसी जो है वो अपनी पसंदीदा वैल्यू पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि आईसी 1 मिली एम्पेयर पे सेट करें, जबकि आईएस की वैल्यू आपके पास हो 1 × 10⁻⁻15। तो अगर आपको आईएस मालूम है एट रूम टेम्परेचर, ये लिखा हो तो इसका मतलब एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब मुझे वीटी मालूम है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड वीटी इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट। तो अब इस रिलेशन में मेरे पास मुझे आईएस भी मालूम है, मुझे वीटी भी मालूम है, मुझे पता है कि आईसी मुझे कितना चाहिए। तो अब जो मेरा कंट्रोलिंग पैरामीटर है वो क्या होगा, वीबीई। अब मैं वीबीई यहाँ से निकाल सकता हूँ उसकी वैल्यू कि कितना वीबीई मैं दूँ तो इस आईएस के साथ आईसी जो है वो 1 मिली एम्पेयर सेट हो सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। सर आपने सिर्फ ये बोला था ना 1 मिली एम्पेयर सेट करना है, तो वो आपने इसलिए बोला था क्योंकि आउटपुट जो है वो कलेक्टर साइड पे ली जाती है। तो अगर 1 मिली एम्पेयर पे बायस करने का मतलब है कि कलेक्टर करंट इतना होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही बात है सर जो आउटपुट वोल्टेज आती है वो भी कलेक्टर टू इमीटर पे आती है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सर्किट अभी आपको दिखाते हैं ना कि अभी जब यह मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये जो सर्किट आपके सामने खुला हुआ है, इस सर्किट में अभी उसने टर्मिनल आपको शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि एमीटर ग्राउंडेड है। ये आप देख सकते हैं, एमीटर को मैंने ग्राउंड किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनपुट पे जो सिग्नल है, इनपुट साइड सिग्नल मैं इनपुट दूंगा बेस पर, और मुझे ला महला आउटपुट जो वसूल करनी है वो कलेक्टर पे करनी है। तो ये जो केस है ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। ये सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन है, ये नेक्स्ट बात आपको मैंने बतानी। तो कॉमन एमिटर के केस में आउटपुट वोल्टेज जो है वो आप सेट करेंगे कलेक्टर पर, लेकिन अगर कॉमन कलेक्टर होता तो फिर आप आउटपुट वोल्टेज एमिटर पर देखते और कलेक्टर जो है वो एसी ग्राउंड होता। तो ये मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये हम कहेंगे कि भाई आउटपुट का टर्मिनल कौन सा है ये। ठीक है, मेरा ख्याल आपका यही सवाल था, है ना? यस सर। सर मैंने एग्जांपल 4.11 की थी ना, तो उसने आउटपुट रजिस्टर के क्रॉस ली हुई थी, तो मुझे इसमें कंफ्यूजन हुई थी। 4.11 एग्जांपल अभी सर खोल यही लेते वाली हैं जो बेटा। खुली हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये देखे ना। सर इसने अब आप आउटपुट ये, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, ये देखो आउटपुट के लिए उसने ये बता दिया है कि कलेक्टर टर्मिनल देखिए सर 26 तो उसी की क्रॉस आ रही है ना, रजिस्टर क्रॉस। ना 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 ना, अगर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो ये है बेटे, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है, मैंने इसलिए केवीएल लिखा है, वो ये है। ये सर देखे ना, उसने करंट को रजिस्टर से मल्टीप्लाई किया ना, दिस चेंज। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या कहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ ये इसने क्या कहने की कोशिश की। वो हम पुराने अपने फिगर पे जाते हैं, ये वाला फिगर, इसमें आरएल की जगह उसने क्या लिखा हुआ, आरसी। ठीक है, मैं नया ही फिगर बना देता हूँ, नया बना देता हूँ ताकि, अच्छा जी, एग्जाम्पल 4.11 रजावी। ठीक है जी, ये रजावी की एग्जाम्पल है। तो
इसमें जस्ट जो बात है करने वाली वो ये है कि जी ये आरसी बेटा लगा हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है जी जो वी आउट वो ये बताने की गालिबन कोशिश कर रहा है कि जी ये करंट जो है आरसी में से फ्लो करेगा, तो ये वो उसने ये कुछ बात बताने की कोशिश की है। ये जो लिखा हुआ है कि 1 मिली वोल्ट है, माइक्रोफोन का सिग्नल लीड्स टू ये चेंज इन आईसी, और जब ये आईसी फ्लो करता है आरसी में तो ये चेंज आती है। तो ये वी आउट, तो ये जो स्मॉल सिग्नल मॉडल है ये वो बता रहा है। हम सर अब वो मैं आरसी बैटरी के साथ फर्दर कनेक्टेड था ना, डायरेक्टली ग्राउंड के साथ नहीं कनेक्टेड। अच्छा, तो चलें अब आपको वो भी सिखा देते हैं। अच्छा जी, तो जनाब अब जो बैटरी होती है, आपने एसी ग्राउंड का नाम सुना यस सर। है ना? तो बैटरी क्या होता है? बैटरी इज एसी ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाया है, इसमें देखो बेटे, ठीक है इसमें सर, थैंक ठीक है ना, इसमें कोई बैटरी नहीं नजर आ रही, इसमें यू। टोटल स्मॉल सिग्नल में बैटरियां सब गायब है, ठीक है। स्मॉल सिग्नल में बैटरी नहीं होती, बैटरी एसी ग्राउंड होती है। इसी वजह से वो ये कह रहा है कि मैं आरसी के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसी का नाम वी आउट रख रहा हूँ, ठीक है बेटे। यस सर, थैंक यू। चले जी, वेलकम वेलकम। अच्छा जनाब, तो उम्मीद है कि अब आपके सामने ये कॉन्सेप्ट्स, बाइसिंग क्या चीज़ है, VBE क्या होता है, VCE क्या चीज़ है, IB क्या चीज़ है, IC क्या चीज़ है, IE क्या चीज़ है, ये सारी आपके सामने अब बातें आ गई। क्यू पॉइंट किसको कहते हैं, RB RC लगाने के क्या मकासद हैं, शॉकलीज इक्वेशन पिछली दफ़ा भी पढ़ ली थी। ये कैसे चलता है बेस एमिटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन, किस तरह से क्या निज़ाम बनाते हैं जिससे ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होते हैं। तो यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल हो तो आप पूछें। चल, तो अच्छा जी, वंस अगेन सजेशन वही, दिलचस्पी अपनी कायम रखिए। सब्जेक्ट पास करने के लिए ये दिलचस्पी बहुत मदद देगी। फिज़िकल क्लासरूम में निस्बतन जो फोकस और तवज्जो होती है वो ज़्यादा होती है, और ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि आज़ादी ज़्यादा महसूस होती है कि ज़ाहिर क्लास में नहीं बैठे हुए, तो उसमें कभी कभार तवज्जो कम हो जाती है। तो और इसको अवॉइड करना है, आपने उसी तरह फोकस करना है जैसे फिज़िकल क्लासरूम में फोकस कर रहे थे, ताकि मैक्सिमम लर्निंग हो सके। यहाँ पर जो हम 12 बजे से 3 बजे तक जो भी हम टाइम गुजारें, मैक्सिमम लर्निंग आउटपुट के साथ गुजारें। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ कुछ और बातें शेयर करता हूँ। अब हम कुछ रीजन्स ऑफ ऑपरेशन के हवाले से बातचीत करते हैं। रीजन्स ऑफ ऑपरेशन के लिए मैं कुछ सूटेबल करेक्टरिस्टिक्स ढूंढता हूँ। रीजन ऑफ ऑपरेशंस मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। अब ऑपरेशन का जो प्रिंसिपल है वो आपने सीख लिया, क्या प्रिंसिपल है ये आपके सामने। भाई बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखो, बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस रखो, ट्रांजिस्टर बतौर एम्पलीफायर चलेगा। तो जब मैं कहता हूँ कि रीजन्स ऑफ ऑपरेशन, तो मैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की तरफ रेफर कर रहा होता हूँ। तो ये मैं आपके सामने एक सिंगल ये करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, ये कर्व्स, ये नंबर ऑफ कर्व्स हैं। मैं एक कर्व अकेली ड्रॉ करके आपके सामने कुछ बातें यहाँ पे लिखता हूँ।
अच्छा जी, तो अब हम रीजन ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो कुछ सीख लेते हैं। सबसे पहले है कि ज़रा हम इसका रंग जो है वो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ये एक रीजन ऑफ ऑपरेशन है। वर्टिकल एक्सिस पे IC मैंने लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं VC लिख रहा हूँ। जब IC 0 होता है, 0 के करीब होता है, ये एक रीजन ऑफ ऑपरेशन है। इसको कहते हैं कट ऑफ, यानी ट्रांजिस्टर इस वक्त कट ऑफ रीजन में है। तो ओके, BJT में एक दूसरा नाम जो है वो ये वाला है। इसको ओहमिक रीजन भी कहते हैं, ओहमिक या ट्रायोड रीजन कहते हैं इसको। अच्छा जी, और फिर ये रीजन है जो मैं अभी ग्रीन से शो कर रहा हूँ, इसको कहते हैं जी एक्टिव या एम्प्लीफिकेशन रीजन। एक्टिव रीजन भी कहते हैं और इसी में एम्प्लीफिकेशन भी होती है। तो ये एम्प्लीफिकेशन रीजन है ये वाला। और फिर ये हमारे पास ये वाला रीजन है, ये ब्रेक डाउन है। इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ब्रेक डाउन है, लेकिन ये आपको अक्सर कैरेक्टरिस्टिक में नज़र नहीं आएगा। तो हम इन तीन की तरफ तवज्जो देंगे, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। ये रीजन्स ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, तो इनकी तरफ तवज्जो देंगे। अब ये जो फिगर मैंने आपके सामने बनाया है, ये मुझे कुछ बातें डिक्टेट कर रहा, वो मैं अब आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये रीजन ऑफ ऑपरेशन, इसमें मैं 2 लिमिट्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं, और ये लिमिट्स मैं इनका नाम जो है वो भी लिख देता हूँ। ये मैं इसको पॉइंट A कह देता हूँ, इसको मैं पॉइंट B कह देता हूँ। तो मेरी दिलचस्पी जो है वो इस रीजन में है, इस सारे रीजन में मेरी दिलचस्पी है। तो अब मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करने लगा हूँ, उन्हें प्लीज़ गौर से सुनिए, आगे बार बार डिज़ाइन में ये बातें इस्तेमाल होती हैं। ये पॉइंट A क्या है और पॉइंट B क्या है, इसको हम देखते हैं। पॉइंट A जो है ये वैल्यू है VCE की, ठीक है। पॉइंट A VCE की वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं। मैंने एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लिया, एक्स एक्सिस VCE की वैल्यूज बताता है। मैंने कहा पॉइंट A ये वो मिनिमम वैल्यू है जो मुझे कलेक्टर पर चाहिए। ये देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात अभी आपको समझ आ जाती है। तो कलेक्टर पर ये वैल्यू अगर इससे मिनिमम, इस मिनिमम वैल्यू से अगर आप पीछे जा रहे हैं तो आप एक्टिव रीजन से, ये अब जरा ये मेरे फिगर में थोड़ा मेरे साथ रहिए,
तो आप इस ग्रीन रीजन से येलो रीजन में आ जाते हैं। अगर आप इस रीजन में आ जाते हैं तो आपका एम्पलीफायर बतौर एम्पलीफायर काम नहीं कर सकता। ये बहुत अहम है, ठीक है। तो आपने कम से कम जो वैल्यू मेंटेन करके रखनी है कलेक्टर वोल्टेज की, वो वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसका नाम ए और बी रख दिया। तो अगर आप चाहें तो मैं अब ए और बी को रिप्लेस करता हूँ, इसकी जगह अब मैं जो मैंने बात आपको समझा दी है वो मैं लिखता हूँ, वो है जी VCE मिनिमम कह दें, ये इसका एक नाम है, कि इससे कम अगर आपका वोल्टेज कलेक्टर पे हो गया तो फिर जो है आपका एम्पलीफायर बतौर एम्पलीफायर काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस रीजन में दाखिल हो जाएगा, येलो वाले रीजन में दाखिल हो जाएगा। एक दूसरी चीज जो यहाँ पे गौर करने के काबिल है, ये कट ऑफ कैसे आ जाता है। तो कट ऑफ कोई बच्चा बता सकता है ये कट ऑफ कैसे आ जाता है, IC 0 कैसे हो जाता है। जी, कट ऑफ के लिए हम दोबारा इस इक्वेशन की जानिब जाएंगे और शॉकलीज इक्वेशन को हम दोबारा देखेंगे, या इस फिगर को आप देख लें। अगर बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस ना हो सके, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस ना हो सके, तो फिर IB या तो ज़ीरो या ज़ीरो के नज़दीक फ्लो करेगा। तो अगर IB ज़ीरो है, तो अगर IB ज़ीरो है, phi b इज इक्वल टू ज़ीरो, तो IC क्या होता है, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। तो बीटा चाहे 100 हो, IB ज़ीरो है तो IC क्या होगा, ज़ीरो। तो ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं कट ऑफ। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने VBE को आपने मेंटेन करना है ऐसी वैल्यू पे जहां पर कि ये बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस रहे, ठीक है। तो ये 3 रीजन्स मेरा ख्याल अब आपको समझ में आ गए हैं कि ये क्या है। अगर इनसे मुतल्लिक कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलिए, ओके जी। तो रज़ावी की बुक की तरफ अब हम दोबारा चलते हैं। अब कुछ चीज़ों का और जायज़ा लेते हैं कि किस सूरत में आपका ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन से ओमिक या ट्रायोड रीजन में कैसे चला जाता है, ये चीज़ें अब हम सीखते हैं। मैं दोबारा से इस फिगर की तरफ आ जाता हूँ और इसी को ही
तो रज़ावी